1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर 3 अमेरिकी पायलटों वाला एक विमान प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग के ऊपर से उड़ान भरता है। कमांडर हेरोल्ड डिक्सन, बमवर्षक टोनी पोस्टुला और रेडियो मैन जीन एल्ड्रिच गश्ती मिशन पर रहते हुए वे विमानवाहक पोत पर लौटने का फैसला करते हैं। जहाज के अपेक्षित स्थान पर पहुंचने पर वे उसे ढूंढने में असमर्थ होते हैं। कमांडर विमान को हल्का करने के लिए बम गिराने का आदेश देता है और चालक दल को सूचित करता है कि उनके पास ईंधन कम है। निर्देशांकों की दोबारा जांच करने के बाद वे अपने मार्ग को समायोजित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ईंधन की कमी के कारण अभी भी कुछ नहीं पाते हैं। कमांडर चालक दल को पानी में उतरने के लिए तैयार रहने का निर्देश देता है और पायलटों से जीवन रक्षक जैकेट पहनने के लिए कहता है। लैंडिंग बहुत कठोर थी, जिससे पायलटों में से एक की नाक टूट गई। विमान पानी पर बह रहा है और डूबने वाला है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द इसे छोड़ देना चाहिए। कमांडर बाहर निकल जाता है, लेकिन चालक दल के सदस्य घबराए हुए अपनी बेल्ट नहीं खोल पाते। अंत में पानी के नीचे वे खुद को मुक्त करने में कामयाब हो जाते हैं। सभी पायलट एक छोटे से जीवन रक्षक पेड़ा तक तैरते हैं और उसे फुलाने की कोशिश करते हैं। पंप टूटा हुआ है और उन्हें इसमें बहुत समय लगता है। इस दौरान वे अपनी एकमात्र टॉर्च खो देते हैं। आखिरकार वे बेड़ा फुलाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अब एक नई चुनौती का सामना करते हैं, उसमें चढ़ना। ये बेहद मुश्किल साबित होता है, लेकिन एक दूसरे की मदद करके वे आखिरकार छोटे से बेड़ा पर चढ़ जाते हैं। नाव में कमांडर पहली बार अपनी टीम से मिलता है। पुरुष ठंड से कांपते हैं, लेकिन उन्हें विश्वास है कि वे जल्द ही मिल जाएंगे। सुबह में युवा पायलट स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। केन लीफ का मजाक उड़ाते रहते हैं। उन्हें विश्वास है कि उन्हें जल्द ही बचा लिया जाएगा। कमांडर भी ज्यादा चिंता नहीं दिखाते हैं, कहते हैं कि उन्हें लुकआउट जोन को विभाजित करने और आकाश को ध्यान से देखने की जरूरत है, जो किसी गुजरते हुए विमान को खोने से बचते हैं। कुछ समय बाद उन्हें एक विमान दिखाई देता है, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास उसे संकेत देने का कोई साधन नहीं है। कमांडर ने उन्हें बचाव के लिए आवश्यक सामान ले जाने की याद दिलाई थी, लेकिन घबराहट में उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। विमान को तब पता नहीं चलता और वह उड़ जाता है। धनुषधारी खुद को समझाते हैं कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा, लेकिन कमांडर ठंडे स्वर में समझाता है कि यह उनका एकमात्र मौका था और युद्ध की परिस्थितियों में कोई भी इस क्षेत्र की दोबारा तलाशी नहीं लेगा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए हेरोल्ड डिक्सन खुद को बेड़ा का कप्तान घोषित करता है और सख्त आज्ञाकारिता पर जोर देता है। उसका पहला आदेश सभी जेबों को खोलना और देखना है कि उनके पास बचने के लिए क्या है। नतीजतन उन्हें एक पानी की थैली, चिमटा, तार, डोरी, नौवहन संबंधी सामान और एक पिस्तौल मिलती है। कमांडर उन्हें बेड़ा खराब होने से बचाने के लिए अपने जूते बाहर फेंकने का आदेश देता है, लेकिन वह अपने जूते रखने का फैसला करता है और वह रेडियो मैन पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाना शुरू कर देता है। टोनी और जिन बातचीत करते हुए समय बिताते हैं, ज्यादातर फू के बारे में सपने देखते हैं। जब कमांडर अपने अगले कदमों की योजना बनाने के लिए साई के पास जाता है, तो वह पायलटों को रात की निगरानी के लिए बारी बारी से नियुक्त करता है। जब रात में जिनको राहत देने की बारी आती है, तो कमांडर बाथरूम जाने का फैसला करता है। हालांकि पानी एक मूल्यवान संसाधन होने के कारण वह अपना मूत्र पीने का फैसला करता है। दूसरे दिन पुरुष और भी अधिक थके हुए दिखते हैं। उनकी छोटी लाइफ बोट धीरे धीरे अज्ञात दिशा में लहरों पर बह रही है। कमांडर मोटे तौर पर उनके स्थान और आंदोलन की दिशा का अनुमान लगाता है, लेकिन दूरी हजारों मील में मापी जाती है। उन्हें हवाई द्वीपों की ओर ले जाया जा रहा है और कमांडर को उम्मीद है कि वे जल्द ही मित्रवत द्वीपों के एक छोटे समूह पर ठोकर खा सकते हैं। पायलट बहुत भूखे हैं। जीन ने मछली पकड़ने की कोशिश करने का सुझाव दिया। वे पिस्तौल के एक स्टोर को तोड़ते हैं और स्प्रिंग को हुक की तरह इस्तेमाल करते हैं और लाल कपड़े के टुकड़े को चारा की तरह इस्तेमाल करते हैं। अपनी तात्कालिक मछली पकड़ने वाली छड़ी को पानी में डालते हुए उन्हें लगता है कि कुछ काट रहा है। पुरुष छड़ी को ऊपर खींचते हैं, केवल लाइन को वापस पाने के लिए। बिना किसी धोखे के ऐसा लगता है कि पानी के नीचे कोई है जो उनसे भी ज्यादा भूखा है। टोनी सोचता है कि उन्हें पदक से सम्मानित किया जा सकता है और वे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन कमांडर निराशावादी टिप्पणी करता है कि उन्हें कोर्ट मार्शल का सामना करने और आरोप लगाने की अधिक संभावना है। खोए हुए विमान के लिए टोनी ने जवाब दिया कि किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जीन ने संकेत दिया कि निश्चित रूप से कोई दोषी है। कमांडर की ओर देखते हुए जीन मछली पकड़ने की असफल कोशिशों से थक जाता है और तैरने का फैसला करता है। कुछ खाने योग्य खोजने की उम्मीद में वह एक लाइफ जैकेट पहनता है और पानी में कूद जाता है। कमांडर चेतावनी देता है कि नाव के पास रहना बेहतर है, क्योंकि खुले पानी में शार्क हो सकती है। इसे ठीक करके जीन तुरंत लाइफ बोट पर लौट आता है। एक और सूर्यास्त निकल आता है, अविश्वसनीय रूप से सुंदर, लेकिन पायलट केवल भोजन के बारे में सोच सकते हैं। अगले दिन पुरुषों को याद आता है कि उन्होंने इस क्षेत्र को क्यों चुना। यह पता चलता है कि टोनी एक अच्छा मैकेनिक है और कमांडर व्यंग्यात्मक रूप से टिप्पणी करता है कि शायद गलत तरीके से पुष्टि किए गए डेटा के कारण दुर्घटना के लिए टोनी जिम्मेदार है। अगले दिन टोनी की हालत खराब हो जाती है। समुद्री पानी पीना चाहता है, लेकिन कमांडर उसे सख्ती से मना करता है। 5 दिन हो गए हैं और उन्हें आश्चर्य है कि वे बिना पानी के क्यों नहीं मरे। कमांडर समझाता है कि वे बहुत कम चलते हैं और अपना मूत्र पीते हैं, यही कारण है कि वे अभी भी जीवित हैं। अचानक उसे याद आता है कि उसकी जेब में एक पेंसिल है। अपने जान और उपलब्ध उपकरणों का उपयोग करके वह उनके स्थान को मोटे तौर पर समझने के लिए एक नक्शा बनाता है। कमांडर उन्हें आश्वस्त करता है कि वे सही दिशा में जा रहे हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़ता है। वे अपने रास्ते पर बने रहने के लिए समुद्री लंगर बनाते हैं। कुछ समय बाद जीन ने फैसला किया कि गोब की थोड़ी मदद से कोई नुकसान नहीं होगा और सुझाव दिया कि वे सभी बारिश के लिए एक साथ प्रार्थना करें। उसके बाद वे अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए मजेदार गाने गाते हैं। गर्मी के कारण उनकी त्वचा में सूजन और लालिमा आ जाती है। रात में टोनी को डूबने का एक बुरा सपना आता है। खुशी से उठता है और पाता है कि बारिश शुरू हो गई है।
पायलट खुशी मनाते हैं, एक थैले में बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं और लालच से हर बूंद पीते हैं, जिससे उनकी यात्रा और उनका जीवन लंबा हो जाता है। जीन एक हफ्ते से मछली पकड़ने की सफल कोशिश कर रहा है और उसका धैर्य खत्म हो रहा है। हताशा में वह एक चाकू निकालता है और नाव के पास तैर रही छोटी मछलियों को काटने की कोशिश करने का फैसला करता है। कप्तान नाव को नुकसान पहुंचने के डर से उसे चाकू दूर रखने का आदेश देता है, लेकिन जीन उसकी बात अनसुनी कर देता है और गुस्से से हमला करना शुरू कर देता है। पानी पर वार करते हुए कई वार करने के बाद वह अप्रत्याशित रूप से घोषणा करता है कि उसने नाव में छेद कर दिया है, लेकिन पता चलता है कि चाकू शार्क को लगा है। बहुत प्रयास के बाद वह उसे पानी से बाहर खींच लेता है और उसे पकड़ लेता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब उनके पास मछली पकड़ने के लिए चारा है। नाव खून से भरी हुई है और कप्तान द्वारा उसे पानी में धकेलने से और भी शार्क आकर्षित होती हैं। अब वे शिकारियों से घिरे हुए हैं। रात में पायलटों को फिर से बुरे सपने आते हैं। जिन ने खतरे को भूलकर अपना चेहरा धोने का फैसला किया और अपने हाथ पानी में डाल दिए। शार्क तुरंत जवाब देती हैं। टोनी शिकारियों को डराने की कोशिश करते हुए पानी पर गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन कप्तान उसे गोली चलाने से मना कर देता है। जिन घायल हो जाता है और उसके हाथ पर शार्क के काटने के निशान होते हैं। टोनी अपने गले में पट्टी बांधता है। भोर में पायलट लालच से बैग से पानी पीते हैं। इनमें वे अपने बचाव के लिए प्रार्थना करते हैं और रात में वे तारों को देखते हैं। कभी कभी शार्क पास में तैरती है, लेकिन सौभाग्य से वे पुरुषों को अकेला छोड़ देती है। प्रत्येक दिन पायलट की हालत खराब होती जाती है। एक दिन जीन क्षितिज पर कुछ देखता है, लेकिन दुर्भाग्य से ये एक मृगतृष्णा बन जाती है। समुद्र में उनका तीसरा सप्ताह शुरू होता है। टोनी सोच समझकर अपनी पिस्तौल को देखता है। जीन उसे हथियार लेता है, उसे एक अल्बाट्रॉस पर निशाना बनाता है जो उनकी लाइफ बोट पर उतरा है और गोली चलाता है। कमांडर के बगल में बैठा पक्षी मर जाता है। गोली लगने से जागने वाला कमांडर तुरंत अल्बाट्रॉस के पीछे भागता है। उसी समय एक शार्क पास में दिखाई देती है। डिक्सन अपनी सारी ताकत जुटाकर जल्दी से लाइफ बोट की ओर वापस जाता है और समय रहते उस पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। शिकारी के हमले से बचता हुआ शार्क उसके ठीक नीचे तैरती है और उनकी लाइफ बोट के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर देती है। लोग इतने भूखे होते हैं कि वे अल्बाट्रॉस का मांस खाना शुरू कर देते हैं और उसका स्वाद चिकन जैसा समझते हैं। टोनी निराशा में अपने हाथ में बची हुई 3 गोलियों को देखता है और फिर उन्हें समुद्र में फेंक देता है। रात में कमांडर को बुरे सपने आते हैं, फिर से दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है। जागने पर वह पायलटों को सभी के सोने और समुद्र पर नजर न रखने के लिए डांटता है। जीन ने निगरानी करने से मना कर दिया। वह बहुत बुरा लग रहा है, उसका शरीर तपती धूप में बुरी तरह झुलस गया है। सूर्य पायलट कमांडर से नक्शा बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए डेटा के बारे में भी सवाल करते हैं। पता चला कि कमांडर ने अपने अनुमान का इस्तेमाल किया। उनकी गणना के अनुसार उन्हें 4 दिन पहले द्वीपों का सामना करना चाहिए था। जीन ने कमांडर को दोषी ठहराया, कहा कि यह उसकी गलतियों के कारण था कि दुर्घटना हुई और अब उनकी जान खतरे में है। कमांडर को याद आता है कि वास्तव में क्या हुआ था और स्वीकार करता है कि वह कुछ मिनटों के लिए पतवार पर झपकी ले गया था, जिसके कारण वे अपना रास्ता भटक गए। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह पायलटों से ईमानदारी से पश्चाताप करता है, ये स्वीकार करते हुए कि वह नहीं जानता कि माफी कैसे मांगी जाए उसके कार्यों के लिए। पुरुष उसकी ईमानदारी देखते हैं और साथ में रोने लगते हैं। कठिनाइयों के बावजूद वे कमांडर द्वारा बनाए गए नक्शे का उपयोग करना जारी रखते हैं। कमांडर चाकू मांगता है और अपने जूते काटकर बनाता है। उसने नाव चलाने के लिए पैडल बनाए। कुछ दिनों के बाद प्यास उन्हें फिर से सताती है। आंटी जीन को संदेह होने लगता है कि वे जीवित बच पाएंगे। 30वें दिन पायलट और भी बदतर दिखते हैं। न केवल चलना बल्कि बात करना भी मुश्किल हो रहा है। वे नाव चलाना जारी रखते हैं। अपनी आखिरी ताकत के साथ टोनी को सबसे बुरा लगता है। अचानक वे क्षितिज पर बादलों को देखते हैं और महसूस करते हैं कि उनके पास जल्द ही पानी होगा। हालांकि बारिश एक भयानक तूफान में बदल जाती है। लहरें उन्हें डूबने लगती हैं और कमांडर नाव से बाहर फेंक दिया जाता है। वह वापस आने का प्रबंधन करता है, लेकिन वह एक विशाल लहर देखता है जो उनकी लाइफ बोट को पलट देती है। कमांडर और जीन सुरक्षित हैं, लेकिन वे टोनी को नहीं देखते हैं। वे उसे पुकारते हैं, यह सोचकर कि वह डूब गया है, लेकिन जल्द ही वे उसे नाव के पास देख लेते हैं। बिना किसी नुकसान के वे लाइफ बोट को सीधा करने और वापस चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। अगली सुबह वे चिलचिलाती धूप में आधे मरे हुए पड़े रहते हैं। तूफान में अपना सारा सामान खो देने के बाद टोनी सोचता है कि अगर उनमें से कोई मर गया तो क्या होगा, और वे मजाक में चर्चा करने लगते हैं कि वे बिना चाकू के शव को कैसे तराशेंगे और खाएंगे। विषय बदलने का फैसला करते हुए वे अपने प्रियजनों के बारे में बात करना शुरू करते हैं और मतिभ्रम शुरू होता है। अपनी आखिरी ताकत जुटाते हुए टोनी उठता है और अपने हाथों से पैडल मारना शुरू कर देता है। उम्मीद करता है कि उनके प्रयास बचाव की ओर ले जाएंगे। अगली सुबह कमांडर टोनी को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह जीवन के कोई संकेत नहीं दिखाता है। बहुत प्रयास के बाद टोनी आखिरकार अपनी आंखें खोलता है और फुसफुसाता है कि उसने संगीत सुना है। कमांडर निराश होकर उम्मीद खोने लगता है। निषेध के बावजूद समुद्री पानी पीता है, जिससे उसकी हालत और खराब हो जाती है। अचानक जीन क्षितिज पर कुछ हरा भरा देखता है और दूसरों को बताता है कि वहां द्वीप हो सकते हैं, जो को कोई सीमा नहीं पता, और वे अपनी पूरी ताकत से नाव चलाना शुरू कर देते हैं। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि धारा उन्हें पहले से ही सही दिशा में ले जा रही है। द्वीप के पास पहुंचते ही लहरें उन्हें किनारे पर फेंक देती हैं। वे धन्य भूमि पर लेट जाते हैं, लंबे समय से प्रतीक्षित आराम का आनंद लेते हैं। कमांडर ने द्वीप की सावधानीपूर्वक जांच की और पाया कि यह जापानी नहीं है और इसमें छोटी छोटी संरचनाएं हैं। उत्साहित होकर वे खड़े हो जाते हैं, अपने बचाव बेड़ा पर एक आखिरी नजर डालते हैं और मदद और अंतिम मोक्ष पाने की उम्मीद में अंतर्देशीय की ओर बढ़ते हैं। यह कहानी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। फिल्म के अंत में दर्शक उन्हीं पायलटों की तस्वीरें देखते हैं जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया और बच गए। इस तरह यह अद्भुत फिल्म समाप्त होती है।
कृपया टिप्पणी करें कि आपको यह पसंद आया या नहीं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।